इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसको हिंदी में लिखना है वो मैंने बोल दिया है, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं। संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में हम पहला पॉइंट देखते हैं कि संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह है या सिंबल है वो किसे बनाया गया था? हाथी को बनाया गया था या एलिफेंट को बनाया गया था। हमारी जो संविधान सभा है वो बनाई तो गई, लेकिन जिस प्रकार से हम अपने इंडिया को हमारे तिरंगे से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार से जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा की बात करते थे तो उसको या उसके जो प्रतीक चिन्ह है वो किसको बनाया गया था? हाथी को बनाया गया था। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही हो गया, एलिफेंट या हाथी को संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। लिख लीजिए। एडॉप्टेड एज अ सिंबल, जिसको हिंदी में कंफर्टेबल हो वो हिंदी में लिख ले, जिसको इंग्लिश में लिखना हो वो इंग्लिश में लिख ले। सीए का मतलब समझ में आ जाएगा ना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एलिफेंट इज एडॉप्टेड एज अ सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह किसे बनाया गया था? सिस्टम नहीं आएगा बेटे, यहाँ पे सिंबल आएगा, सॉरी। और उस दिन मैंने एक फैक्ट लिखाया था आप लोगों को, कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा कब लिया? मैंने शायद 1951 बोला था उसको। देखो जरा कॉपी पलट के। आवाज आ रही है तो रिस्पॉन्स करो प्लीज। हाँ, 51 कहा था। हाँ 1951 कहा था मैंने, लेकिन बेटा 1951 वो बाय मिस्टेक निकला है मेरे मुंह से, क्योंकि 1951 में हमने पहली बार एशियन गेम्स में हिस्सा लिया था, ना कि कॉमनवेल्थ गेम में। तो 1951 के आगे आप लिख लेंगे एशियन गेम्स में पहली बार हिस्सा लिया था। और जब अपन कॉमनवेल्थ की बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने पहली बार 1934 में हिस्सा लिया था। 1934 आप उसको वहां पर करेक्ट कर लीजिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम में हमने कब हिस्सा लिया था? 1934 में पहली बार। लेकिन 1951 में हमने कौन सी गेम में हिस्सा लिया था? एशियन गेम्स में। सभी लोगों ने करेक्ट कर लिया है अपनी कॉपी में? यस मैम। हाँ सुधार लिया। और देखो बेटा, पहले जो एशियन गेम्स हुए थे वो पहले एशियन गेम्स एक तो 1951 में हुआ था, और वो सबसे पहले कहाँ हुए थे? हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर सबसे पहले एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि एशियन गेम्स सबसे पहले कहाँ हुए थे? तो कहाँ हुए थे? हमारे इंडिया में। और इंडिया में भी कहाँ पर? न्यू दिल्ली। कब हुए थे? 1951 के अंतर्गत। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाल के लिख लीजिएगा, और वहां पर जो मिस्टेक हो गई थी आप उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। यस मैम। एलिफेंट को हमने क्या बना दिया? संविधान सभा का सिंबल बना दिया या प्रतीक चिन्ह बना दिया है हाथी को। और हमने एम.एन. रॉय के बारे में क्या पढ़ा था? एम.एन. रॉय कौन थे? संविधान सभा का उनको सबसे पहले विचार आया था। सबसे पहले उन्होंने पेश की थी या ये वाली बात कही थी कि हाँ भाई हमें संविधान सभा बनाना चाहिए। ईयर कौन सा था उसका? 1934। 1934। अब एम.एन. रॉय का पूछने का मतलब सिर्फ इतना सा है, क्योंकि एम.एन. रॉय तो ठीक है याद रहा, लेकिन यहाँ पर एक और नाम आता है बी.एन. राव। एम.एन. रॉय और बी.एन. रॉय ऑलमोस्ट सेम साउंड करते हैं। ठीक है, तो बी.एन. राव को संविधान सभा का क्या बनाया गया था? लीगल एडवाइजर बनाया गया था। लीगल एडवाइजर। एडवाइजर का मतलब समझ गए ना? जो संविधान सभा को एडवाइस देने का काम करेगा, या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक प्रवक्ता बोल लीजिए आप।
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। किसे बनाया गया था? BN राव को। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? संविधान सभा की बात कर रहे हैं। संविधान सभा में अब हमने संविधान सभा की सारी चीजें देख ली, अब हम उसके कुछ तथ्यों को देख रहे हैं कि हाँ भाई किसको क्या बनाया गया था, किसने संविधान सभा को ड्राफ्ट करने का काम किया, उसने अपना सिंबल क्या रखा था, किस प्रकार से उसके अंदर बातें हुई। ये सारी चीजें कुछ 3-4 पॉइंट है, मैं बस वो नोट करा रही हूँ क्योंकि ये भी पूछी जा सकती है। आप लोगों से पूछी जा सकती है कि हाँ भाई MN रॉय कौन थे या BN राय कौन थे। इस प्रकार से आ सकता है कि संविधान सभा का लीगल एडवाइजर कौन था, संविधान सभा को एडवाइस देने का काम कौन करता था, तो आपको नाम पता होना चाहिए। क्लियर है? नाउ द थर्ड पॉइंट, सेक्रेटरी बनाया गया था संविधान सभा का सेक्रेटरी। किसे बनाया गया था? HVR आयंगर को संविधान सभा का सेक्रेटरी बनाया गया था। आपको अगर लिखना है तो आप थर्ड पॉइंट डालिए और लिख लीजिए कि HVR आयंगर को संविधान सभा का सेक्रेटरी बनाया गया था। इसके अंदर सबसे एक मेन पॉइंट आता है जो नॉर्मली पूछा जाता है। BN राव बहुत ही रेयर से रेयर कंडीशन में पूछेंगे, वो आपसे ये शायद ही पूछेंगे कि हाँ भाई संविधान सभा का सेक्रेटरी किसे बनाया गया था। लेकिन एक व्यक्ति का नाम आता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये जो व्यक्ति है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने हाथ से इस पूरे संविधान को लिखने का काम किया था। उस टाइमिंग में आप बताइए क्या प्रिंटिंग प्रेस इतनी अच्छे से डेवलप थी? नहीं थी। तो जो कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। इन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथों से लिखा था। और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था बेटा? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने के साथ साथ ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अपने हाथों से लिखा था। कौन सी स्टाइल को फॉलो करते हुए? इटैलिक। जैसे अपन कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर सिस्टम चलाते हैं तो उसके अंदर सिस्टम आते हैं कि हाँ भाई हमको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है तो एशियन करना है, इटैलिक करना है या कि टाइम्स न्यू रोमन करना है, इस प्रकार से आते हैं। तो ये जो व्यक्ति थे इन्होंने क्या किया था? इटैलिक स्टाइल को फॉलो करते हुए पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथों से लिखा था। नाम नोट करिए इनका, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनको क्या बोला जाता है? कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने जो पॉइंट्स लिखा है ये 4th नंबर का पॉइंट है। अगर आपको याद रखने का मन ना हो या हमसे याद नहीं हो रहा है तो भी इसके अंदर 2 पॉइंट तो याद रखना ही रखना है। कौन सा? एक तो हाथी राजा को याद रखना है कि संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह किसे बनाया गया था? हाथी राजा को। और सेकंड व्यक्ति किसको याद रखना है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने अपने हाथ से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। ठीक, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, वो जो ओरिजिनल कॉपी रहती है ना, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अपने हाथ से लिखा था। कौन सी स्टाइल में लिखा था? इटैलिक स्टाइल में। आप चाहे तो लिख सकते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन by him in a flowing italic style with italic style।
इटैलिक स्टाइल नहीं हो याद रखने का मन तो बिल्कुल मत रखना, लेकिन याद क्या रहेगा, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा हमको ये देखना है। हु इज द कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम या अपने शब्दों में या अपने हाथों से लिखने का काम किसने किया था, कैलीग्राफी किस प्रकार से डिजाइन किया था, किसने किया था, तो हमको उस व्यक्ति का नाम याद होना चाहिए। उस व्यक्ति का क्या नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्लियर है? आगे बढ़े। अरे आगे बढ़ने की इच्छा है या नहीं है? आवाज आ पा रही है मेरी? किसी को नहीं आ रही आवाज? हेलो, हाँ तो बेटा रिस्पॉन्स करो, इतनी देर में रिस्पॉन्स कर रहे हो आप। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं मेन पॉइंट काय के कॉन्स्टिट्यूशन की। इस प्रकार से आज हमारी संविधान सभा खत्म होती है। अब हम फटाफट चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या संविधान के ऊपर। संविधान सभा बना ली हम, अब हमने अच्छे से हाँ भाई कैसे बनाई क्या बनाई ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे कि संविधान सभा ने किस प्रकार से संविधान को बनाने का काम किया। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की या संविधान की। एक मिनट बेटा, ठीक है, हम काय की बात कर रहे हैं, या संविधान। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिएगा। हो गई हमारी संविधान सभा। आज संविधान सभा तो ठीक है, अब अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को याद करना है या उनको उसके कुछ आर्टिकल्स को याद करना है, फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं पूछेंगे कि संविधान सभा कैसे बनी क्या बनी, ये तो हमारे याद रखने की चीजें हैं, लेकिन वो क्या पूछेगा, आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तब आपको यहाँ पे रहेगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमको पूरे संविधान के अंदर 365 आर्टिकल्स है टोटल, ठीक। 365 आर्टिकल्स क्या हम प्रैक्टिकली याद रख सकते हैं क्या, आप लोग बताइए कि हमको 365 के 365 याद रह जाए। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेन आर्टिकल्स है, जैसे आर्टिकल 17 हमको पता होना चाहिए कि यह अनटचेबिलिटी से संबंधित है या अस्पृश्यता से संबंधित है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 365 में से कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल्स को याद करना पड़ेगा जो हमारे संविधान में आते हैं, ठीक है ना। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना संविधान। संविधान स्टार्ट करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि संविधान को हम किस प्रकार से बांटते हैं। संविधान तो ठीक है, हमको पता है कि वो एक बुक है, संविधान क्या है, एक बुक है, लेकिन वो जो संविधान एक बुक है उसको किस प्रकार से बांटा गया है, वो तो अच्छी खासी एक डिटेल डॉक्यूमेंट है। अब 365 आर्टिकल, 395 आर्टिकल्स जो है, 395 आर्टिकल्स एक पेज में तो आ नहीं गए होंगे, तो वो अपने आप में एक पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमने संविधान को किस प्रकार से बांटा है। तो संविधान को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहला हिस्सा आता है हमारा प्रस्तावना, ठीक। प्रस्तावना क्या हम पढ़ चुके हैं? यस मैम। ओके, हमने हमारी प्रस्तावना पढ़ ली है। सेकंड पॉइंट क्या आ जाएंगे इसके अंदर,
आर्टिकल, आर्टिकल्स को हम हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। और थर्ड नंबर पे आती है हमारी शेड्यूल्स। आज से हमारा संविधान चालू हो गया है। अब आज से हम क्या पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे। अब हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया, हमने ये देख लिया कि हमने संविधान सभा को कैसे बनाया था। अब हम वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। प्रस्तावना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमको देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। लिखना चाहते हो बोल दूं एक बार डेफिनेशन? यस मैम, बोल दीजिए। ठीक है। संविधान को हम तीन हिस्सों में विभाजित करते हैं। पहला पॉइंट प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट आर्टिकल्स या अनुच्छेद, और तीसरा पॉइंट शेड्यूल्स। शेड्यूल्स को हम बोलते हैं अनुसूचियां। अनुसूची बोलते हैं, अनुसूचियां। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तब उसके अंदर, अब बात सुनना मेरी, ठीक। अब हमारी समझने की बारी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बनकर तैयार हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम काय की बात कर रहे हैं, 1949 की, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तब उसके अंदर एक प्रियम्बल था, ठीक है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी है। आर्टिकल्स थे, तो तब उस टाइम कितने आर्टिकल्स थे बेटा? 395 आर्टिकल्स थे। कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक। 395 आर्टिकल्स थे और अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। टोटल 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां। इस प्रकार से जब 1949 में जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, उसके अंदर एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ये कब की बात हो रही है? 1949 की बात कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये तो चलो ठीक है। और इस प्रकार से क्या था, ये जो 395 आर्टिकल्स थे ना बेटा, ये आर्टिकल्स को हमने डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 22 पार्ट्स में। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान कितने हिस्सों में विभाजित है या संविधान के कितने हिस्से हैं, तो आपको क्या बताना है? 22 हिस्से। ये जो 395 आर्टिकल्स है, इसी के अंदर सारा का सारा खेल, पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ये 395 जो आर्टिकल्स है उनसे रिलेटेड बनेंगे। 1-2 क्वेश्चन प्रीएम्बल से बन जाएगा, और अगर बनता है तो जैसे 8 अनुसूचियां 1949 में थी उससे बनेगा। क्लियर है? अब ये हमने देखा कब की बात? 1949 की बात। लेकिन अब हम 1949 से अभी तक, अब हम चल रहे हैं 2022 में, तो क्या सेम का सेम रहा होगा क्या? उस टाइम जैसी परिस्थितियां थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने उस हिसाब से अपनी अपनी बनाने का काम किया संविधान को। लेकिन जो चीज़ एक बार बन गई है, क्या उसको हमेशा या सेम का सेम अप्लाई किया जा सकता है क्या आगे तक? बताइए आप लोग। नहीं मैम। ठीक है, नहीं कर सकते। हो सकता है उस टाइम तो सती प्रथा भी थी, उस टाइम तो बाल विवाह भी था, उस टाइम तो बहुत सारी ऐसी रूढ़ियां थी जिसके माध्यम से जो व्यक्ति है वो पीछे 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 होते ही चला जा रहा था। अब उस टाइम तो ब्रिटिशर्स का राज था। 1947, 1948 ऑलरेडी हमारी, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल से समझे तो हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, हमारी जो टेक्सटाइल है, वो सब तो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने खराब कर दी थी। हम लोगों को वैसे उन्होंने बहुत पीछे कर दिया था। तो हमारा जो संविधान है, हमारी जो पॉलिसीज है, वो उस टाइम की सिचुएशन को मद्देनजर रखकर बनी हुई थी। करेक्ट है? लेकिन जो एक बार चीज़ बन गई है, ज़रूरी नहीं कि वो सेम टू सेम आगे तक चले। अब हमारे 70 साल 75 साल बाद हम सारी की सारी चीज़ें सेम नहीं चला सकते, तो हमने अपनी ज़रूरत के अनुसार
इसके अंदर आर्टिकल्स को, कुछ आर्टिकल्स को जोड़ा, कुछ आर्टिकल्स को हटाया। उसी प्रकार से ये जो अनुसूचियां हैं, हमने इसके अंदर कुछ अनुसूचियों को जोड़ा जो हमारे परिवेश के अंदर हमारे समाज के लिए सही नहीं थे आर्टिकल, हमने उन लोगों को हटाया भी है। नेक्स्ट पेज पर आइए। या ये डायग्राम बना लिया आप लोगों ने? यस मैम, बना लिया। चलिए ठीक है। ये बात कब की कर रहे हैं अपन? 1949 की। अच्छे से देखना बेटा, अपन बात 1949 की कर रहे हैं, ये अपन अभी 20वीं सेंचुरी की बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं जो बनाऊंगी वो रहेगा हमारा आज का। ये क्वेश्चन आता है कि जब संविधान का निर्माण हुआ तब उसके अंदर कितनी अनुसूचियां थी, वो आपको दे देंगे 8, 9, 10, 12। तब आपको पता होना चाहिए कि संविधान निर्माण के समय कितनी थी। इसके अंदर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं अनुसूचियों से रिलेटेड, कि हाँ भाई जब संविधान का निर्माण हुआ तब कितनी अनुसूचियां थी, आज संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कौन से संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचियों को ऐड किया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद को हटाया गया था, संविधान में कितने भाग हैं, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग कब बनाया गया। आ रहा है मेरी बात समझ में? किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है पॉलिटी से रिलेटेड? आ रही है ना बात समझ में? यस मैम। और कोई नहीं है क्या क्लास में? किसी की भी आवाज नहीं आ रही? अजय? यस मैम, यही है। हाँ तो बेटा वो रिस्पॉन्स भी करो तो मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई आप हो क्लास में। आदर्श आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। यस मैम, आ रही आवाज आपकी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं? मतलब परेशानी है? नहीं मैम तो आया ही नहीं। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं अपन। ये अपन कब की बात कर रहे थे बेटा? 1949 की। लेकिन अगर हम 2016 तक की बात करें, अब हम 2022 पर ना आकर हम कहाँ पर आ गए हैं? 2016 पर। क्योंकि हम एकदम से ये नहीं कर सकते कि हाँ भाई कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट नहीं हुए। लेकिन हम जो ऑथेंटिक सोर्स ले रहे हैं, जैसे लक्ष्मीकांत में उन्होंने बेस ईयर किसको मान लिया? अब 2016 को। तो अगर अपन 2016 की बात करें कि 2016 आते तक संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, किस प्रकार से क्या काम कर रहे हैं, तो 2016 तक सबसे पहला पार्ट तो क्या आ जाएगा हमारा? प्रीएम्बल या प्रस्तावना। सेकंड पार्ट हमारे क्या आते हैं? आर्टिकल्स। और थर्ड पार्ट में क्या आता है हमारा? शेड्यूल। 2016 आते आते प्रीएम्बल तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, प्रीएम्बल को तो हम कुछ नहीं कर सकते, प्रीएम्बल तो वैसा का वैसा ही रहेगा। बस प्रीएम्बल में हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा क्या किया था? 3 शब्दों को जोड़ दिया था। और प्रस्तावना का सिर्फ हमने एक ही बार संशोधन किया है। कब किया है बेटा? पढ़ा चुकी हूं मैं, बताओ जरा सन फटाफट। जल्दी। 1976 में। हाँ 1976 में। और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था? 42 कौन से शब्दों को जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। करेक्ट। इन 3 शब्दों को हमने प्रीएम्बल में जोड़ा था। लगता है बस शीरीन ने पढ़ा है, बाकी और किसी ने पढ़ा नहीं। अब नाम लेके पूछूंगी, ठीक है? प्रीएम्बल तो हमारा वैसा का वैसा ही था, बस इसमें हमने क्या किया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया था? 1976 में 3 शब्दों को जोड़ दिया था। कौन सा? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। राइट? 3 शब्दों को हमने जोड़ दिया था। कब? 2016 आते आते। 1949 में ऐसा कुछ नहीं था, ना हमारा संविधान संशोधन हुआ था और ना कुछ हुआ था, बस हमारे पास एक प्रस्तावना थी। लेकिन 2016 आते आते या अभी के टाइमिंग में अब हमने संविधान में संशोधन कर दिया है। कब किया है? 1976 में। अब हमारे पास आर्टिकल्स की बारी आती है। उस टाइमिंग में कितने आर्टिकल्स था अजय?
हो क्लास में प्रेजेंट? यस मैम, तो आर्टिकल मैम 395। 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। और अनुसूचियां कितनी थी? मैम 8। 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अब हमारे पास आर्टिकल्स कितने हो गए हैं? 465 आर्टिकल्स, ठीक। डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स। पहले कितने भाग बताए थे? हाँ भाई, कितने भाग बताए थे? मैम 22। 22 भाग बताए थे। अब हमारे पास कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। 465 आर्टिकल्स हो गए हैं। शेड्यूल्स कितनी हो गई है हमारे पास? अब पहले 8 थी, अब हमारे पास कितनी हो गई है? 12 शेड्यूल हो गई है। अब आ रहा है चेंज समझ में, किस प्रकार से 1949 में हमने संविधान बनाया था तो किस प्रकार से चीजें हुई थी, और अब आज के परिवेश में किस प्रकार से हमने अपने संविधान के अंदर संशोधन करके अपनी ज़रूरतों के अनुसार चीज़ों को ऐड करने का काम और जो काम की नहीं है उनको हटाने का काम किया है। क्लियर? इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो संविधान है उसको हमने 22 भाग, 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स में डिवाइड किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 465 आर्टिकल्स मैंने लिखा है और मैं 22 भाग बोल रही हूँ। ये इसीलिए नहीं बोला जाता क्योंकि कई बार हमारा जो संविधान, हमारे जो एक्ट है, आर्टिकल्स है, वो कुछ बढ़ते रहते हैं और कुछ घटते रहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे जम्मू कश्मीर वाला एक्ट था, अभी हमने उसको हटा दिया, तो वो वाला जो आर्टिकल है वो हमारे संविधान से हट गया। उसकी जगह हमने जम्मू कश्मीर को अब क्या बना दिया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो उसके लिए हमारे पास एक नया आर्टिकल जुड़ गया। तो ये जो आर्टिकल्स है ना, वो कहीं पर भी कभी भी घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। इस वजह से अगर अपन ऑथेंटिक सोर्स की बात करें तो नॉर्मल आर्टिकल्स हम कितने आर्टिकल्स को मानते हैं? 395 आर्टिकल्स को, जिसको 22 भागों में डिवाइड किया गया है। आया समझ में? अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाँ भाई संविधान के कितने भाग है, तब आप वहाँ 25 नहीं लगाओगे, आप वहाँ पर कितने भाग लगाओगे? 22 भाग लगाओगे। क्योंकि जितनी भी बुक्स है अगर हम उनकी बात करें तो वो वहाँ पर 25 भागों को मेंशन नहीं करती है, वो वहाँ पर 22 भागों को ही मेंशन करती है। और अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स भी क्या करते हैं, वो 395 आर्टिकल्स तक की ही शो करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस बुक से पढ़ा रही हूँ, लक्ष्मीकांत, अभी ऑथेंटिक बुक है, इसके अंदर तो ऐड हो जाना था फिर 465 आर्टिकल्स, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जितने भी आर्टिकल्स है वो कहाँ तक एक्सप्लेन किए हैं? 395 आर्टिकल्स तक एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि यहाँ तक के आर्टिकल्स तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है और उसके आगे के ना कभी आए हैं और ना ही कभी आएंगे। तो अगर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ भाई संविधान में कितने भाग है, तो आपका क्वेश्चन क्या, आपका आंसर क्या होगा? मैम 22 पार्ट्स है। आर्टिकल्स कितने हैं शिरीन? 395 आर्टिकल्स। लेकिन अगर अपन अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां कितनी रहेगी? 12, क्योंकि आज के परिवेश में हमारे पास टोटल कितनी अनुसूचियां है? 12 है। 8 तो थी पहले, लेकिन अब कितनी हो गई है? 12, और अनुसूचियों को हम 12 की 12 ही बोलेंगे। आया समझ में? अब कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने का सबसे बेहतर तरीका है कि हम उसके भागों को याद कर लें। हम उसके भागों को इस प्रकार से याद कर लें कि आप जैसे हमने देखा कि भाग 1 या पार्ट 1, फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक। पार्ट 1 की बात कर रहे हैं हम। पार्ट 1 में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र, संघ हमारा मतलब हमारा भारत,
और जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वो। तो उसके लिए मैं 2-3 पार्ट बता देती हूँ आपको, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपको पार्ट्स को याद करना है। पूरे पार्ट्स याद करना ना पॉसिबल है और ना होते हैं, लेकिन जितने एग्जाम में आते हैं एटलीस्ट हमको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने बोल दिया कि आर्टिकल 52, तो हमको इतना पता रहे कि हाँ भाई वो किसके अंतर्गत आता है। तो अगर हमको ये पता रहेगा कि हाँ भाई वो राष्ट्रपति से संबंधित है, तो हम उसको अच्छे से टिक कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 22 के 22 पार्ट याद हो जाएंगे, 395 आर्टिकल्स याद हो जाएंगे, और याद हो भी गए तो इतना ज़्यादा पॉलिटी का वेटेज होता नहीं है एग्जाम में। वो नॉर्मल सी क्वेश्चन पूछते हैं, तो बस हमको वही करना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक की कवर करती है? 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल्स। ठीक, अब हमने 22 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट हमने देखा संघ और केंद्र शासित प्रदेश या संघ या उसके प्रदेश। तो वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 तक है। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर अपन सेकेंड पार्ट की बात करें, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप को हिंदी में क्या बोलेंगे? नागरिकता। ये कौन से भाग में, ये कौन से उसमें आ रही है? 5 से लेकर 11 तक के पार्ट, 5 से लेकर 11 तक के पार्ट। अब देखो, अब एग्जाम में किस प्रकार से आएगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाँ भाई किस पार्ट में है, क्या है। वो आपसे ये पूछेगा कि हाँ भाई संविधान का अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है। मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो मैंने आपको बताया अस्पृश्यता से। बिल्कुल उसी प्रकार से वो आपसे पूछेगा आर्टिकल 5 किससे संबंधित है। तो अगर हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि यार हमने सबसे पहले में भाग पढ़े थे, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में तो आएगा नहीं, लेकिन अगर हमने भाग 2 देखा है, सिटीजनशिप या नागरिकता, तो हमारा माइंड रिकॉल करेगा कि उसके अंदर वो नंबर क्या था, 5 से 11 तक। तो हम अगर नहीं चाहेंगे ना, तो भी हमारा माइंड हमको बताएगा कि हाँ भाई अगर 5 आर्टिकल दिया है तो वो नागरिकता से ही संबंधित होगा। इसीलिए इसको बस एक बार पढ़ना जरूरी है कि यार किस पार्ट में किस प्रकार की बात की गई है। इसी जैसे अब पिछले साल बात आ गई थी कि हाँ भाई पंचायत संविधान के किस भाग में वर्णित है, ये क्वेश्चन आया था व्यापम में। तो अगर हमको भाग याद ही नहीं है तो हम कैसे लगा सकते हैं कि पंचायतों का संबंध किस भाग से है। इसीलिए जो मेन पार्ट्स है हमको उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आए समझ में भागों को याद रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार वो लोग भाग भी पूछ लेते हैं कि हाँ भाई किस भाग में क्या संबंधित है। अब वो इलेक्शन से संबंधित प्रावधान पूछेंगे कि हाँ भाई निर्वाचन का संबंध किस भाग से है संविधान के। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख दिया गया है। आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो हम यही देख रहे हैं कि हमको पार्ट्स को पढ़ना क्यों आवश्यक है। सेकंड में हमने पढ़ लिया जैसे कि सिटीजनशिप। अब थर्ड में हम देख रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ये है 12 से 35 तक। 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में वर्णन है। ये क्वेश्चन भी आता है कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। आपको ऑप्शन दे देंगे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो आपको पता होना चाहिए कि मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। चलो, ये तो हमने भाग की बात कर ली। इससे टफ क्वेश्चन बनेगा तो वो बोल देगा कि हाँ भाई आर्टिकल 12 में क्या वर्णित है, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये ऐसे कुछ मेन पार्ट्स हैं जिसके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल
यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इससे क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। नागरिकता से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ भाई नागरिकता का संबंध किस भाग से है या कौन आर्टिकल 5 किससे संबंधित है। लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने मूल अधिकार, इसको मोस्ट आईएमपी, क्योंकि मूल अधिकारों के बारे में ही तो संविधान में वर्णित है। अगर मूल अधिकार ही नहीं रहेंगे तो इंसान को कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई हम एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, हमारे पास अधिकार है, इसीलिए हम अपने जीवन को इतने भली भांति तरीके से यापन कर पा रहे हैं। अगर हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं रहेंगे तो हम क्या अच्छे से जी सकते हैं? अगर हमको कोई बराबरी का अधिकार ना दे, कोई हमको स्वतंत्रता का अधिकार ना दे, कोई हमें कुछ बोलने का अधिकार ना दे, कोई हमें अपनी बात तक रखने का अधिकार न दे, कोई हमें नौकरी करने का अधिकार न दे, तो इस प्रकार से ये जो मूल अधिकार है ये मानव जीवन को मानव बनाने में बहुत मदद करते हैं, या मानव जीवन को अपने आप में मानव समझने में, मानव की गरिमा को बनाए रखने के लिए मूल अधिकार जरूरी होते हैं। तो हमको ये याद रखना है कि हाँ भाई मूल अधिकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमको मूल अधिकार का पार्ट भी याद रखना है। अब जैसे 22 पार्ट्स है तो बेटा मैं 22 पार्ट्स को तो मैं इस पे लिख नहीं सकती, तो मैं इसकी आपको फोटो खींच के भेज दूंगी और मैं आपको ये बता दूंगी कि हाँ भाई आपको कौन से पार्ट्स को याद रखना जरूरी है। इतना चल जाएगा ना? यस मैम। हाँ, अदरवाइज मैं लिख भी सकती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन 22 पार्ट्स बहुत बड़े हैं अपने आप में और उसके अंदर उसके कुछ सब कैटेगरी भी डिवाइड है, तो उतना सारा ब्लैकबोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? भाग कितने हैं संविधान में? 22। और भागों को पढ़ना क्यों आवश्यक है ये भी आया समझ में, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? अब हमने देख लिया संविधान के भाग। संविधान के भाग तो देख लिया हमने। अब जैसे 395 आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स को ही हमने भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं शेड्यूल्स के बारे में। प्रियम्बल हम पढ़ चुके हैं, आज हमने भाग भी देख लिए कि हमको भागों को पढ़ना क्यों जरूरी है। अब बात ये आती है शेड्यूल्स की। शेड्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुसूचियां या अनुसूची, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब सारी चीजें हमने 22 भाग में डिवाइड कर दी है, हमने 395 आर्टिकल्स भी बना दिए, तो जरूरत क्या थी इन अनुसूचियों को संविधान में लाने की? किसी का माइंड चल रहा है? किसी को कोई आइडिया? आदर्श? यस मैम। क्यों लाया बेटा अनुसूची को अपन? जब संविधान में हमने ऑलरेडी इतने सारे आर्टिकल्स ला लिए, तो अनुसूची को लाने की क्या जरूरत? किसी को नहीं पता? बताएं हमें। यस मैम, आप ही बताइए। देखो, अब हमने मान तो लिया कि हमने 22 भागों में डिवाइड कर दिया है, आर्टिकल्स हमने देख लिए 395 हो गए हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जिसको हम आर्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। आर्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते इन द सेंस कि हाँ भाई हमको ये देखना है कि राज्यसभा में हमको सीटों का बंटवारा चाहिए, तो हम राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से करेंगे। अगर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में किसी ने पार्टी चेंज कर दी, तो हम उस व्यक्ति को किस प्रकार से सजा देंगे। और क्या, जैसे पंचायत राज एक्ट लाया था हमने 1993 में, तो पंचायत किन विषयों को लेकर काम करेंगे, म्युनिसिपैलिटीज किन विषयों को लेकर काम करेगी, वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, ये सारी चीजें संविधान के अनुच्छेद में भी है, लेकिन थोड़ा सा प्रिसाइज वे में हम इन चीजों को शेड्यूल्स के अंदर रखते हैं, ताकि उन चीजों के ऊपर और भी बेहतर तरीके से काम हो सके। इसी वजह से हमने क्या लाया था, अनुसूचियों को लाया था। 1949 में कितनी अनुसूचियां थी? $395। मैं अनुसूचियों की बात कर रही हूँ। 8। 8।
395 तो आर्टिकल्स थे बेटा, ऐसे कंफ्यूज नहीं हो। अनुसूची अलग है, अनुच्छेद अलग है। आई नो कि वो थोड़े से जो वर्ड्स है वो आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हाँ भाई अनुच्छेद भी है, अनुसूचियाँ भी है, शेड्यूल्स भी है, आर्टिकल्स भी है, लेकिन ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एग्जामिनर तो ऐसे ही देगा। वो ऑप्शन में कितनी अनुसूचियाँ है, वो 395 के आर्टिकल्स दे सकता है और वो 22 भी दे सकता है, क्योंकि भाग 22 होते हैं। जब बच्चा पढ़ता है तो उनके मन में रहता है कि यार अपन ने कहीं पे 22 पढ़ा था, कहीं पे 395 पढ़ा था, कहीं पे 8 पढ़ा था और कहीं पे 12 पढ़ा था। अब उसने पूछ लिया कि हाँ भाई 1949 में कितनी अनुसूचियाँ है, तो हमने तो ये चारों चीज़ें पढ़ी है, लेकिन टास्क कहाँ पर आता है कि हमको पता हो कि 1949 में हमने अनुसूचियाँ कितनी पढ़ी है। आया समझ में? बस इतना क्लियर रहना चाहिए कि अनुसूचियाँ कितनी है। अब 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो अब पहली अनुसूची में क्या है, चलो अनुसूचियों को मैं लिखवा देती हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की अनुसूचियां। जैसे फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, मतलब नाम क्या होगा स्टेट का, इंडिया दैट इज भारत। तो इस प्रकार से स्टेट यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इससे स्टेट का मतलब नहीं है। स्टेट मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा एक राष्ट्र, हमारा भारत। तो पहला शेड्यूल जो है फर्स्ट शेड्यूल, उसके अंदर किसकी बात करी गई है, नाम की, नेम ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स के नेम की बात की गई है, और उसका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन मतलब जैसे देखो यहाँ पर हम डिजाइन कर रहे हैं हमारा भारत, ये भारत, ये बेचारे का हाथ बहुत लंबा हो गया, इसको देख लेना, ठीक है। ये हमने बना लिया अपना भारत। अब अपना भारत तो बना लिया, लेकिन इस भारत का नाम तो हम डिसाइड कर लिया कि इंडिया दैट इज भारत, भारत या इंडिया, लेकिन इसका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, ये जो है ये कहाँ तक के अपना शासन कर सकता है, ये यहाँ पर ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, ये जो इसकी बॉर्डर बना रही हूँ मैं, ये जो इसकी बॉर्डर है यहाँ तक, ये यहाँ तक, और ये इधर ऊपर, ये इधर साइड फिर पाकिस्तान लग गया, इधर साइड फिर अपना चाइना लग गया। तो शेड्यूल्स में क्या डिसाइड है कि हमारे इंडिया का नाम और उसका ज्यूरिडिक्शन, कि हाँ भाई वो कहाँ तक के टेरिटोरियल एरिया को, टेरिटोरियल एरिया समझ रहे हैं ना अपन, कि हाँ भाई हमारी टेरिटरी में जितना एरिया आ रहा है, टेरिटरी का मतलब समझ गए ना, अपना जितना भी भारत का भूखंड है उसको, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना बेटा, आ रहे हो ना टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन को समझ में? यस मैम। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि कहाँ तक के हम अपनी चीज़ों को या अपने देश को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर राज कर सकते हैं, राज तो न बोलना गलत होगा, कहाँ तक के हम उसकी देखभाल कर सकते हैं, हम अपने देश को सर्व कर सकते हैं। तो पहले शेड्यूल में हमने क्या दिया है, हमने देश का नाम दिया है और उसका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन दिया है, उसके साथ साथ स्टेट का नाम दिया है, के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज का भी नाम दिया है, वो कहाँ से कहाँ तक किस प्रकार से शासित होंगी, कौन उसको शासित करेगा, किस प्रकार से उसके अंदर सारी चीज़ें होगी, ये सारी चीज़ें देखने का काम हमारा कौन करता है, शेड्यूल्स में ये सारी चीज़ें डिफाइन है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट इसमें हमने क्या किया, जो सेकेंड शेड्यूल है,
ये सिर्फ मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि हाँ भाई, अगर एग्जाम में कभी आ गया कि पहले शेड्यूल का संबंध किससे है, तो हमको पता होना चाहिए कि यार पहले शेड्यूल के अंदर हमने राज्य को नाम दे दिया था, वो कहाँ कहाँ तक शासित होगा ये दे दिया था। अब हम सेकेंड शेड्यूल की बात करते हैं, तो सेकेंड शेड्यूल में क्या होगा, हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो गवर्नर है, हमारे जो स्पीकर है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष है, डिप्टी स्पीकर है और राज्यसभा का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इन सब की प्रिविलेज, अलाउंसेस, मतलब वो किस प्रकार से काम करेंगे, उनको किस प्रकार की सैलरी मिलेगी, कौन देगा, किस पे भारित होंगे, इस प्रकार की सारी चीजें सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, इसकी भी मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगी, वो आप लोग अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। कौन कौन की, प्रेसिडेंट की, जो हमारे जो देश में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नागरिक है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया अपने अपने पूरे राष्ट्र के लिए, राज्यपाल हो गया अपने राज्य के लिए, विधानसभा अध्यक्ष हो गया क्योंकि वो विधानसभा को लीड करने का काम करते हैं, पूरी पॉलिसीज जो है वो विधानसभा में मिलती है। राज्यसभा हो गई, ठीक, स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, हमारे जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, इन सब लोगों की सैलरी हो गई, अलाउंसेस हो गए, मतलब उनको किस प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए, किस प्रकार की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, कौन से उनके अंदर प्रिविलेज या कौन सी स्पेशल सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको, इस प्रकार की सारी चीजों का उल्लेख किसमें था, सेकेंड शेड्यूल में। आया समझ में? इसके अंदर भी आर्टिकल्स कवर है, जैसे जब अपन आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब उसके अंदर समझ में आएगा। तीसरे शेड्यूल की बात करते हैं। तीसरे शेड्यूल में मैंने जितने नाम लिए थे अभी, ये सारे के सारे शपथ भी ग्रहण करते हैं, तो इन सारे लोगों की शपथ, ओथ या शपथ का प्रावधान है। ये मैं इसलिए नहीं लिखा रही क्योंकि ये सेकेंड शेड्यूल भी कभी नहीं पूछी जाती है, थर्ड शेड्यूल भी कभी नहीं पूछी जाती है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल पूछी जाती है क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, राज्यसभा के अंदर जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है, जो हमारे राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अंदर जो सीटों का बंटवारा है राज्यसभा के अंदर, वो सब देखने का काम या वो सब का मेंशन किसमें किया गया है, चौथी अनुसूची में किया गया है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है कि हाँ भाई चौथी अनुसूची का संबंध किससे है। फर्स्ट का बहुत कम आएगा, सेकंड शेड्यूल बहुत कम पूछेंगे, अगर पूछ लिया रेयर से रेयर केस में, तो थर्ड शेड्यूल को भी वो ना के बराबर पूछते हैं। लेकिन इसके अंदर ये जो 12 शेड्यूल है ना बेटा, इसके अंदर भी कुछ शेड्यूल ऐसी है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है और मैं उन्हीं को आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ। ठीक है, अब जैसे फोर्थ शेड्यूल पूछी जाती है कि इसके अंदर किस चीज का उल्लेख है, तो इसके अंदर क्या है, सीट का बंटवारा, सीट का एलोकेशन, किसमें, राज्यसभा में। सीट का एलोकेशन राज्यसभा में किसकी, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सीटों का बंटवारा किसके अंदर, राज्यसभा के अंदर। इसका उल्लेख किस शेड्यूल में मिलता है या किस में मिलता है, फोर्थ शेड्यूल के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, ये कहाँ बीच में आ गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट शेड्यूल, नेक्स्ट देखते हैं हम। फोर्थ शेड्यूल याद रहेगी, फटाफट 12 शेड्यूल कंप्लीट करते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद फिर क्लास को ऑफ करते हैं।
किसी को कोई परेशानी तो नहीं, कहीं जाना तो नहीं? ले लूं 15 मिनट? बोलो, अदरवाइज कल कंप्लीट करेंगे। मैम कल ही करा देना। अब एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन हो रहा है क्या? ज्यादा ही मैम। चलिए ठीक है, तो फिर कल पढ़ेंगे, कोई परेशानी नहीं, कल पढ़ेंगे। वैसे भी थोड़ा सा लंबा है, इसको समझाने में टाइम लगेगा। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल हम इसकी रूपरेखा पूरी तैयार कर लेंगे कि शेड्यूल हम पूरे पढ़ लेंगे। और हमको कल एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, कहाँ से हमने कौन सी चीज़ ली है। मैंने आपको बताया था कि हम कितने संविधान से होकर गुजरे हैं, 60 संविधानों से होकर गुजरे हैं। बताया था मैंने कल आप लोगों को कि हम ऑलमोस्ट 60 कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट कंट्रीज के होकर गुजरे हैं। तो उन 60 कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन सी चीज़ हमने किस कंट्री से ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पॉलिटी के अंदर।